वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर खुशबू और आज मैं आपको बताऊंगी अर्टिकेरिया या दाफड़ पड़ना या शीतपित्त या छपाकी जिसको बोलते हैं उस बीमारी के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और उनको कोई नॉलेज नहीं होती कि ये क्यों हो जाता है, हम क्या करें। तो मेरा पर्पस है कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले इस डिजीज़ के बारे में, क्या इसका ट्रीटमेंट है, किस वजह से ये होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल से स्किन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल सके। सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो क्या सिम्टम लेके आते हैं, क्या उसको फील हो रहा होता है। मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ कि इस बीमारी में किस टाइप के रैशेज देखने को मिलते हैं। पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मेरे बॉडी के इन एरियाज में, या पूरी बॉडी में भी हो सकता है, या हाथ में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है, नेक में भी हो सकता है, कहीं पे भी ये रैशेज हो सकते हैं। तो पेशेंट बोलता है कि मुझे इस टाइप के अचानक से ये दाफड़ जैसे पड़ जाते हैं, लाल कलर के होते हैं ये, और इसमें बहुत खुजली होती है, मतलब मन करता है कि खुजाते रहो। फिर हम पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आपकी स्किन वहां से मतलब उभरी उभरी हो जाती है, जैसे मच्छर काटता है उस टाइप से हो जाती है, या प्लेन रहती है। तो पेशेंट बोलता है कि हाँ, मेरी स्किन जैसे दाफड़ पड़ते हैं उस टाइप से उभर जाती है और लाल हो जाती है और उसमें बहुत खुजली चलती है। कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद ये रैशेस अपने आप से ही सेटल हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। कभी कभी मेडिसिन लेने की जरूरत होती है और कभी कभी ये अपने आप से ही ठीक हो जाते हैं। फिर हम पेशेंट से पूछते हैं कि ये रैशेस क्या आपको फेस पे भी होते हैं, आपके सिर में भी खुजली होती है, आपके लिप्स सूज जाते हैं, आपको बोलने में परेशानी होती है, सांस लेने में भी कभी परेशानी हुई है क्या। तो अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ मुझे पहले कभी इस टाइप से हुआ था, तो इसको एंजियोएडिमा बोलते हैं। ये अर्टिकेरिया का एक सीवियर फॉर्म होता है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, या आपका लिप सूज जाते हैं, टंग सूज जाती है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, तो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। आपको अपने पेशेंट को तुरंत से हॉस्पिटल लेके जाना होता है। अगर ये आपको सिर्फ फेस पे नहीं होता, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको स्कैल्प में स्वेलिंग नहीं है, सिर्फ आपको बॉडी एरियाज पे ही है, और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप से ठीक हो जाता है, या आप कोई एंटी एलर्जिक ले लेते हो तो ठीक हो जाता है, तो इसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं। अर्टिकेरिया में हम ये पूछते हैं पेशेंट से कि ये आपको अभी ही शुरू हुआ है रिसेंटली, या ये पुराना है। अभी रिसेंटली का मतलब है कि इसको स्टार्ट हुए 6 हफ्ते, 1.5 महीने से कम टाइम हुआ है, या इसको 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है। अगर पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे 1.5 महीना ही हुआ है, या 1.5 महीने से कम टाइम हुआ है, तो हम इसको एक्यूट अर्टिकेरिया बोलते हैं और उसी तरीके से इसको ट्रीट करते हैं। पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे ये काफी पुराना है, कुछ महीनों से है, या साल भर हो गया है, या कुछ सालों से है, तो फिर हम इसको क्रॉनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। और क्रॉनिक अर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और उसको ट्रीट होने में कुछ महीने, जैसे कि 7-8 महीने से लेके सालों तक का टाइम भी लग सकता है। इसमें हम बेसिकली एंटी एलर्जिक टैबलेट्स देते हैं, जो पेशेंट सालों साल तक भी लेते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको ये कुछ खाने के बाद तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो पेशेंट सोच के बताता है कि नहीं, या हाँ भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में फूड ट्रिगर्स, जैसे कि सी फूड खाने से, फिश खाने से, प्रॉन्स खाने से, या एग लेने से, या फर्मेंटेड फूड जैसे कि ढोकला, डोसा, दही हो गया। कुछ लोगों को दही खाने से भी प्रॉब्लम होती है, बैंगन खाने से भी कुछ लोगों में ये देखा गया है, अंडे खाने से या नॉनवेज से भी स्टार्ट हो जाता है, या फिर कुछ लोगों में ये व्हीट, गेहूं से बनी चीजें खाने से भी देखा गया है, सोया खाने से भी ये स्टार्ट हो सकता है, पैकेज्ड फूड जिसमें कलर होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, चाइनीज फूड खाने से भी ये ट्रिगर देखा गया है। तो ये मोटे मोटे फूड ट्रिगर्स हैं जो अधिकतर पेशेंट्स में ये खाने के बाद ये अर्टिकेरिया के रैशेस देखे जाते हैं। तो आपको अगर अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है तो ये सारे फूड जो मैंने आपको बताया ये आपको अवॉइड करने हैं। तो यहाँ पे हमने एक कारण के साथ साथ फूड एडवाइस भी दे दी कि आपको अर्टिकेरिया में ये सब चीजें नहीं खानी। फिर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कोई स्टमक इश्यू तो नहीं है, क्योंकि अर्टिकेरिया का एक कारण एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी होता है जो स्टमक में, स्टमक इश्यूज में पाया जाता है। अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे कोई स्टमक इश्यू नहीं है, मेरा पेट एकदम ठीक रहता है, तो हम उस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं।
अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे प्रॉब्लम रहती है स्टमक की, तो हम उसको बोलते हैं कि एक बार आप फिजिशियन को भी दिखा लीजिए, एंडोस्कोपी करा लीजिए कि आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया देखा गया है। थर्ड, जिन लोगों के पेट में इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, तो उनकी वजह से भी अर्टिकेरिया रैशेस हो सकते हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हम उसमें डिवॉर्मिंग टैबलेट्स भी ऐड करते हैं। फोर्थ, कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से, जैसे कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन होता है, या फीवर हुआ आपको, या आपका गला खराब हुआ, या और कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होने की वजह से भी अर्टिकेरिया के रैशेस देखे जा सकते हैं। तो वो भी हम रूल आउट करते हैं कि ऐसा कुछ तो पेशेंट को नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में हम पेशेंट से पूछते हैं कि इसके होने से 1-2 दिन पहले आपने कोई मेडिसिन तो नहीं ली थी, क्योंकि कुछ मेडिसिन से भी ये ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि पेन किलर से हो सकता है, बीपी की मेडिसिन से भी हो सकता है, और भी कुछ मेडिसिन से ट्रिगर हो जाता है। तो वो भी हम रूल आउट करते हैं कि किसी मेडिसिन लेने के बाद तो ये स्टार्ट नहीं हुआ। जिन लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, जैसे अस्थमा होता है कुछ पेशेंट्स को, तो उसमें ये बहुत कॉमनली देखा गया है। तो डस्ट से, डस्ट माइट से, पोलन से, इन सब से भी अर्टिकेरिया के रैशेस हो सकते हैं। जिन लोगों को थायराइड का इश्यू रहता है, थायराइड एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, या प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने की वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। तो हम थायराइड का भी जब टेस्ट कराते हैं तो थायराइड भी उसमें ऐड करते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट का थायराइड लेवल्स कैसे हैं। कुछ लोगों में ये पानी से हो जाता है, वाटर कांटेक्ट में जैसे ही वो हाथ डालते हैं पानी में, तो उनकी स्किन जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं हाथ में। हम काफ़ी टाइम तक अगर पानी में हाथ रखते हैं तो हमारी स्किन में जैसे रिंकल्स हो जाते हैं, उस टाइप से उनमें पानी लगते ही हो जाता है। इसको एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। तो ऐसे भी पेशेंट्स में देखा गया है। कुछ लोगों में सोलर अर्टिकेरिया, धूप में जाने से ही उनमें ये रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो धूप में जाते हैं तो उनको खुजली होती है, इस टाइप के रैशेस पड़ जाते हैं, तो सोलर अर्टिकेरिया उसको बोलते हैं। कुछ लोगों में स्वेटिंग से, जैसे एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद जो स्वेटिंग होती है तो उससे, या फिर इमोशनल स्ट्रेस से भी अर्टिकेरियल रैशेस देखे गए हैं। इसको कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया कहा जाता है। तो ये सब कारण हैं अर्टिकेरिया के कि इन कारणों की वजह से ये रैशेस बॉडी में हो सकते हैं। 50% केसेस में इसका कोई कारण नहीं भी देखा जा सकता। इसको इडियोपैथिक अर्टिकेरिया कहते हैं, जिसमें हमें कोई कारण समझ में नहीं आता। बात करेंगे कि ये अर्टिकेरिया होता क्यों है। जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जन, जो मैंने आपको कारण बताया, ये सब एक एलर्जन ही होते हैं। जब हमारी बॉडी में इनमें से कुछ भी जाता है और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो वो हिस्टामिन सिक्रेट करने लगती है, और हिस्टामिन की वजह से जो फ्लूइड होता है वो लीक होने लगता है, और उसके बाद फिर ये उभरे उभरे दाफड़ पड़ने लगते हैं। ये इसका कारण होता है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपको क्या क्या टेस्ट सजेस्ट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है, जैसे कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो तो उसके लिए हम यूरिन टेस्ट कराते हैं। ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो उसको देखने के लिए हम सीबीसी टेस्ट कराते हैं। थायराइड फंक्शन चेक करने के लिए हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं। आपको कोई एनवायरमेंटल एलर्जी तो नहीं है, उसके लिए हम फार्डियाटॉप टेस्ट कराते हैं। साथ में हम एक सीरम आईजी, जो ब्लड में एलर्जी लेवल को शो करता है, वो टेस्ट कराते हैं। कुछ लोगों में फूड से भी एलर्जी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके लिए पूरा पैनल होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी पैनल, जिसमें कुछ फूड आइटम्स को चेक किया जाता है। आपको डस्ट से एलर्जी तो नहीं है, किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, वो सब उस टेस्ट में चेक किया जाता है। वो टेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन इफेक्टिव होता है, क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा कि आपको किस वजह से अर्टिकेरिया हो रहा है, कि आपको किस खाने से एलर्जी है, या किस मेडिसिन से एलर्जी है, या आपको डस्ट से एलर्जी तो नहीं, डॉग डेंडर से एलर्जी तो नहीं है, ये सब देखने के लिए वो टेस्ट बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो वो टेस्ट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, ताकि आप उन एलर्जेंस को अवॉइड कर सकें जिसकी वजह से आपको ये रैशेस हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका हमें क्या ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है, क्योंकि इसमें हिस्टामिन सीक्रेट होता है, उसकी वजह से ही ये रैश होते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट्स दी जाती हैं। एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट्स पहले जो होती थी उससे लोगों को काफ़ी नींद आती थी। अभी जो टैबलेट्स आती हैं वो नॉन सिडेटिव होती है, मीन्स वो टैबलेट्स लेने के बाद आपको ड्राउजी फील नहीं होता, आपको नींद सी नहीं आती रहती, आलस नहीं आता। तो इस टाइप की टैबलेट्स में आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको
सिट्रिजिन टैबलेट दे सकता है, लिवोसिट्रिजिन टैबलेट दे सकता है, या लोरेटिडीन दे सकता है, फेक्सोफेनाडिन दे सकता है। तो ये सारे एंटी एलर्जिक हैं, जिसकी डोज कितना देना है ये आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपका केस एसेस करने के बाद ही बताएगा कि आपको कितना डोज में देना है। दूसरा, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको, अगर आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको एंजियोएडिमा है, आपके फेस पे स्वेलिंग आ गई, या आपके बॉडी के बहुत बड़े हिस्से में इस टाइप का रैश हो गया, बहुत अगर आपका सीवियर केस उसको लगता है, तो फिर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ टाइम के लिए ओरल स्टेरॉइड दे सकता है, खाने वाले स्टेरॉइड दे सकता है, क्योंकि उससे ये इन्फेक्शन जो आपके रैशेज हैं वो जल्दी से क्योर हो जाएंगे। कुछ टाइम के लिए स्टेरॉइड टैबलेट्स लेने से कोई हार्म नहीं होता। तीसरा, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको साइक्लोस्पोरिन ड्रग आती है वो भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। वो डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर कि आपको कितने समय से ये अर्टिकेरिया है, ये पुराना है या अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट्स लेने के बाद आराम हुआ या नहीं हुआ, तो उसको देखते हुए साइक्लोस्पोरिन भी स्टार्ट की जा सकती है। ये सारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, मीन्स आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने के बाद ही इनको स्टार्ट कर सकते हो। खुद से आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना। ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से मेडिसिन स्टार्ट कर दो। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके किसी मेंबर को ये अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम हो रहा है और सीवियर ईचिंग है और आप कुछ टाइम के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को नहीं दिखा सकते, और आपका जो मेंबर है वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो फीड नहीं करा रहा बेबी को, या उसको कोई एलर्जी नहीं है, तो फिर आप उसको टेक्जिन टैबलेट 5 mg रात में स्टार्ट कर सकते हो और एलेग्रा 120 mg मॉर्निंग में दे सकते हो एक अडल्ट को, जब तक आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से नहीं मिलते। लेकिन जैसे ही आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका डर्मेटोलॉजिस्ट सब चीज़ें रूल आउट करने के बाद ही आपको मेडिसिन देगा, आपको देखने के बाद। बायोलॉजिकल इंजेक्शंस भी आते हैं, जिसमें ज़ोलेयर इंजेक्शन आता है जिसका सॉल्ट है ओमालिजुमाब, ये भी लगाए जाते हैं। लेकिन ये थोड़े से नहीं कहूँगी, बहुत कॉस्टली होते हैं। 25-28,000 का इसका एक इंजेक्शन होता है, उसको इंजेक्शन आपको लगाते रहना पड़ता है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और अपने अर्टिकेरिया से बहुत परेशान होते हैं, तो बायोलॉजिकल इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। तो ये था इसका ट्रीटमेंट कि आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको क्या क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है। रैशेस होते हैं उस टाइम बहुत खुजली होती है, उस पर लगाने के लिए आप कैलामाइन लोशन लगा सकते हो, जिसमें कैलोसॉफ्ट AF लोशन आप लगा सकते हो जब आपको रैश होता है, या फ्यूसीबेट क्रीम भी आप थोड़ा सा लगा सकते हो जब तक आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से नहीं मिलते हो। तो ये था एक वीडियो अर्टिकेरिया के बारे में कि किस किस कारण की वजह से हो सकता है, क्या टेस्ट कराए जा सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूँगी, आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। थैंक यू।